अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मरीम शकील और आप देख रहे हैं हमारे साथ प्रोग्राम थर्ड ओपिनियन। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि एक राइटर, कॉलमिस्ट और कश्मीर एक्टिविस्ट भी हैं, बैरिस्टर हमीद बशानी साहब। वेलकम टू द शो। थैंक यू मरीम। हमने जो पिछले शोज़ के ऊपर बात की थी वो हमने बात की थी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, द वॉर ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमने कवर किया था वॉर 1947 एंड 1965। आज जो हम बात करेंगे, आप लोगों की काफ़ी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट से हमें काफ़ी आप लोगों ने इंसिस्ट किया, अब हम बात करें अबाउट द वॉर ऑफ ऑन बांग्लादेश विच वाज द 1971 वॉर। जो मेरा पहला सवाल होगा इस वॉर के ऊपर वो ये होगा, जो काफ़ी मैं समझती हूँ इम्पोर्टेंट सवाल है, कि इस वॉर के पीछे वजह क्या थी। व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द वॉर इन 1971 इन बांग्लादेश? बहुत अच्छा सवाल है मरीम आपका। मैं समझता हूँ कि एक पहले मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन इसकी दे दूँ कि ये अब ऐसा लगता है कि हमारे सारे शोज़ जो हैं वो वार ओरिएंटेड होते जा रहे हैं, कि हम हर दफ़ा बात वार पे करते हैं। तो बात असल में ये नहीं थी, चूँकि जब हमने शुरू किया कश्मीर इशू के हवाले से 1947 की जो वार, चूँकि डायरेक्टली कश्मीर रिलेटेड थी, फिर 65 में भी कश्मीर इशू जो है उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन जब हमने इस पे बात की तो जैसा कि आप YouTube पे देख सकती हैं कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने हमें फ़ीडबैक दिया और उन्होंने कहा जी कि ये जो सीरीज़ आपने बात कर ही रहे हैं, तो बाकी जो वार्स हैं 71 की और हमारी जो कारगिल की वार है, इस पे भी आप बात कर लें। नॉर्मली हम वार के बारे में बात करना जो है पसंद नहीं करते, हम अमन के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये इस सीरीज़ का जो है एक हिस्सा बन गया। तो आपने इसकी वजह पूछी है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का क्वेश्चन है। आज तक बर्र सगीर के लिटरेचर में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस पे बहुत कुछ लिखा गया है, तीनों तरफ, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी। और उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टीज़, इंटरेस्ट ग्रुप्स, मिलिटरीज़, पैरा मिलिटरीज़, मलेशिया, इस तरह के लोग जो है ना इसमें शामिल थे। और उनके इन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की वजह से आज तक फील्ड के अंदर इस तरह का एक कन्फ्यूजन मौजूद है कि भाई इस वार के पीछे हकीकत क्या थी, व्हाट वाज द रियल रीज़न, जैसे कि आपने पूछा। तो इसमें मैं थोड़ा सा, पहली बात यह है कि मैं अपनी कोई ओपिनियन नहीं देता, लेकिन जो ओपिनियन एक्सेप्टेड है बहुत बड़े अवामी हलकों में या ख़ुद मिलिटरी हलकों में या ख़ुद दानश्वरों में, इंटेलेक्चुअल्स और इंटेलिजेंस या जिस पे मुतफिक है, उसकी मैं आपको थोड़ा से जो है ना वो पॉइंट्स दूंगा। उसमें मैं एक ये समझता हूँ कि जैसा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक चीज़ बहुत कॉमन है, जो कि 47 की वार में भी थी और 65 में भी थी, कि उसके पीछे मिलिटरी का जो है वो अननेसेसरी किस्म की डिसीजन मेकिंग की पावर्स थी, कि उन्होंने अवाम को एक तरफ रख के, पार्लियामेंट्स जो है उनको ना कंसल्ट करके, जो पॉपुलर मैंडेट है वो लिए बगैर अपनी फ़ौजों को जो है वो जंग में झोंक दिया था। ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी सारी वार्स में कॉमन है, और ये 71 की वार में भी कॉमन है। कॉमन इसलिए है कि 70 की वार से पहले जो इंतखाबात हुए थे पाकिस्तान के, जो कि यूनाइटेड पाकिस्तान था उस वक्त, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान, बांग्लादेश बनने से पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो इलेक्शन जो हैं वो बड़ी भारी अक्सरियत से जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग ने जीते थे, और मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में। मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग को शेख मुजीबुर रहमान जो है वो लीड कर रहे थे। अब जब उन्होंने ये इंतखाबात जीते, तो इंतखाबात का मकसद यही होता है ना कि आप इंतखाबात करा रहे हैं तो जो भी विनिंग पार्टी है आप जो है इक़्तिदार उसके हवाले कर दें। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी उनकी मशरक़ी पाकिस्तान में, और ज़ाहिर है कि आबादी के अतबार से वो भी वो मेजॉरिटी में थे, तो इसलिए चाहिए तो ये था ना कि इक़्तिदार उनको मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन ये करने के बजाय यहिया ख़ान ने जो है वो टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ खड़े करने शुरू कर दिए। शेख मुजीब की जो पैट्रियाटिज़म है, मुहब्बत वतनी है, उस पर क्वेश्चन शुरू कर दिया। उनके जो मंशूर था अवामी लीग का, उस पर क्वेश्चन शुरू कर दिया। तो बेसिकली अगर आप मुझे ये कहें कि मैं एक नट शेल में इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि इस प्रोसेस के पीछे नंबर 1 जो है वो रीज़न क्या थी, तो वो ये थी कि अवाम के डेमोक्रेटिक राइट का डिनाइल, कि जो उनका डेमोक्रेटिक राइट जो है उसके मुताबिक इक़्तिदार मुंतकिल होना चाहिए था, उससे इनकार किया गया, जिसकी वजह से वाक़यात जो हैं वो पे दर पे ऐसी शक्ल इख्तियार करते गए
कि ये जाके वार पे एंड हो गए। ये एक फैक्टर था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक फैक्टर काफ़ी नहीं होता। अगर आप इसमें और फैक्टर्स देखें जो बड़े बड़े फैक्टर्स थे, तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने का मतलब ये है कि शुरू से लेके पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, जो अब बांग्लादेश है, उस वक्त मगरबी और मशरक़ी के दरमियान एक अनईज़ी किस्म की रिलेशनशिप थी। अनईज़ी मैं इसको इस तरह कहूँगा कि जो फेयरनेस का आंसर होता है वो उसमें नहीं था। बांग्लादेश में शुरू से लेके तो लोगों के अंदर ये फीलिंग्स थी कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। जो स्टार्ट कहाँ से हुई जी, के पहले लैंग्वेज के मसले से, कि जब कायदे-आज़म ने ये डिसाइड किया कि जी पाकिस्तान की कौमी ज़बान जो है वो उर्दू होगी, तो बंगालियों ने इसको बहुत ही जो है रजिस्ट किया, चूँकि वो एक तो आबादी के एतबार से अक्सरियत में थे, दूसरा उनकी ज़बान जो बंगाली ज़बान है वो बर्र सगीर की बड़ी बड़ी जो रिकग्नाइज किस्म की, हिस्टोरिकली डेवलप किस्म की, वेल डेवलप लैंग्वेजेस हैं उनमें शुमार होता है। उनका लिटरेचर था, उनके शायर थे, टैगोर जैसे बड़े लोग थे जिन्होंने लिखा था, जिनका बैनुल अक़वामी सतह पे नाम था बंगाली ज़बान में। ज़ाहिर है वो कैसे ये एक्सेप्ट कर लेते कि जी आप उर्दू उन पे मसलत कर लें, और उर्दू किसकी, जो पाकिस्तान के 5% लोग भी जो है नहीं बोलते थे। तो ये उनका एक जायज़ मुतालबा था, और इसको भी यही जो मिलिटरी टाइप ज़ानत है आमरीत की, उन्होंने इसको प्रॉपरली डील नहीं किया। अगर वो इसको प्रॉपरली डील करते तो अगर इंडिया के अंदर 15-20 लैंग्वेजेस या इससे भी ज़्यादा लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन सकती हैं, जिसमें हिंदी भी है, तमिल भी है, सारी लैंग्वेजेस हैं, उर्दू भी है, तो यही काम पाकिस्तान में भी हो सकता था कि आप बांग्लादेश के लोगों के जो लैंग्वेज राइट्स हैं उनको रिकग्नाइज़ करें। ठीक है, उर्दू भी बोलें या पढ़ें, लेकिन उनकी जो ज़बान की अपनी वो है उसको होना चाहिए। अब ये है कि उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। फिर उसके बाद आप अगर मुख्तलिफ लिटरेचर पढ़ के देखें तो यू वुड बी सरप्राइज्ड। एक बुक जो है पाकिस्तान इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ऑक्सफोर्ड की 15-20 साल पहले आई थी, उसमें ये डिटेल्स थी कि किस तरह जो पाकिस्तान की जो पंजाबी हुक्मरान थे वो बंगालियों की मजाक उड़ाते थे, उनकी शक्ल व शबात की मजाक उड़ाते थे, उनके खाने पीने की मजाक उड़ाते थे कि ये खाना कैसे खाते हैं, और इतने इंसल्टिंग किस्म का उनका रवैया था कि इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि कहते हैं कि जी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो है वो उनको दिए गए टॉयलेट्स शुरू में जो है पाकिस्तान को, तो वो जब उसकी तकसीम का वक्त आया तो बंगालियों ने कहा जी हमें भी कोई जो है इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो उस पर वो हंसे कि आप लोग क्या करेंगे, यानी ये है कि आप लोग इस काबिल नहीं हैं कि इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो इसको यूज़ कर सकें। जो एक इंसल्टिंग जो है प्रोसेस था। फिर बांग्लादेश के लोग ये समझ रहे थे कि हमारे जो वसाइल हैं उनको भी मगरबी पाकिस्तान, जिसको आज आप पाकिस्तान कहते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि इस्लामाबाद बिल्ड हो रहा था जब, तो बहुत मशहूर है कि एक बंगाली ने आया तो इस्लामाबाद को देख के वो बड़ा खुश हुआ, तो उसने सजदा किया कि इतना बड़ा हमारा कैपिटल इतना खूबसूरत है, और वो जब उठा तो उसने कहा कि मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से जो है वो पटसन की बू आती है कि हमारे वसाइल जो हैं वो लगा के तो यहाँ पे ये सड़कें बनाई गई। फिर बांग्लादेश में जो सैलाब, ये बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें थी, उसकी तरफ भी इनका रवैया जो है बहुत ही रूड किस्म का था। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो मिल के तो एक आप यूँ समझ लें कि एक तरह की अनरेस्ट थी बंगाल के अंदर। वहाँ पे फिर एक तबकाती सवाल भी उठ गया था, बहुत ज़्यादा जो है वो तबकाती तज़ादात गहरे होते चले गए थे, जिसकी वजह से लेफ़्ट लीनिंग पार्टीज़ जो हैं वो बहुत मजबूत हो गई थी। जैसे कि मौलाना बाशानी जो हैं वो थे बांग्लादेश के बहुत मशहूर लीडर, जो कि माओइस्ट तहरीक को लीड करते थे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये मिल के तो एक समझ लें कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जिसको सिर्फ डेमोक्रेसी के थ्रू ही डील किया जा सकता था, लेकिन जनरल जो है वो इसको ऐसे डील करना नहीं चाहते थे। चनाचे उन्होंने ये कहा कि जी हम जो है इसको फ़ौजी तरीके से जो है वो करते हैं, तो जिसके नतीजे में आप यूँ समझ लें कि ये जो है वार पे जाके दो एंड अप हुए। अब उसकी हम जब मुख्तलिफ डिटेल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें किस ग्रुप ने जो है वो किस तरह का जो रोल प्ले किया। और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स भी हैं जिनको आज तक भी आवाम के सामने नहीं लाया गया। हमारी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री उन्हीं लोगों की लिखी हुई है जो उस वक्त रॉन्ग साइड पे थे, जो उस वक्त बंगालियों को कत्ल कराना चाहते थे, उनके हुकूक मानने से इनकार कर रहे थे। उन्हीं लोगों की लिखी हुई हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती है।
तो इस हिसाब से एक तरह का आप यूँ समझ लें कि झूठ का एक पूरा जो है एक प्रोसेस है हिस्टोरिकल जो आज तक चल रहा है। जैसे कि आपने खुद पढ़ा होगा सकूत ढाका, फॉल ऑफ ढाका। अब ये नहीं कि ये बांग्लादेश के मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये हमारी वार ऑफ लिबरेशन थी, हमने आज़ादी ली, लड़के ली, इतनी बड़ी कत्ल गारतगरी के बाद ली। हम उसे आज तक फॉल ऑफ ढाका जो है वो लिख रहे हैं जी ढाका हमारे हाथ से निकल गया था। जैसे आपने किसी और मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है और आप उसको जो है वो आपके हाथों से वो कब्ज़ा जो है वो निकल गया। तो ये चीज़ें थी। उसके पीछे अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो एक अरसे से बांग्लादेश के अंदर इस तरह की चीज़ें, मसलन एक आपने तारीख़ में पढ़ा होगा अगरतला साजिश केस था, बहुत मशहूर साजिश केस था, जिसमें बंगालियों पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हिंदुस्तान की अगरतला एक जगह का नाम है कि वहाँ पे बैठ के तो इन लोगों ने जो है एक साजिश तैयार की बांग्लादेश को अलग करने की। और उसमें जो है वो लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके जो राइट्स थे, लीगल राइट्स उनको दिए बगैर जो है अनफेयर ट्रायल में ले जाया गया। इस तरह की जो सारी चीज़ें थी, प्रेस की तरफ से एक डिस्क्रिमिनेटरी किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो मगरबी पाकिस्तान के प्रेस में जो है वो आती रही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपना अपना एक तरीके से जो है वो रोल जो है वो प्ले कर रही थी। फिर इसमें मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखें जो मिस हैंडलिंग का मसला था जिसकी वजह से ये वार जो है जाके इस पे एंड अप हुई, उसमें यह था कि शेख मुजीबुर रहमान के आप सारे माजी को तो देखें अगर, तो बुनियादी तौर पे वो इतना बड़ा मुस्लिम लीगी था जितने के बाकी लोग थे, जितने के कायदे आज़म थे, जितना के लियाकत अली ख़ान था, एक पुराना मुस्लिम लीगी लीडर जो है वो था। लेकिन जब उसने बंगालियों के हकूक़ की बात करनी शुरू की कि जमहूरी हकूक़ हैं हमारे, जो उनके माशी हकूक़ हैं, जो समाजी इंसाफ की बात जो है उसने की, तो उसके नतीजे में उसकी बात सुनने के बजाय उन्होंने उसको जो है गद्दार डिक्लेयर कर दिया। उसके जो 6 नकात थे जो कि बहुत मशहूर हैं कि जी शेख मुजीबुर रहमान के 6 नकात, उसको उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की रेसिपी करार दिया। हालांकि फ़ैक्ट ये था कि वो पाकिस्तान को एक्चुअली बचाने के 6 नकात थे कि अगर वो उस वक्त मान लिए जाते तो उसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से कोई मुल्क जो है वो टूट सकता है। मुल्कों के दरमियान जो है जो कन्फेडरेशन का तस्वर है, उनके दरमियान जो उनके मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, उनके अंदर जो है अगर आप इक्वालिटी का तस्वर देते हैं, उनके आप पूरे हुकूक जो हैं उनको देते हैं, तो उसमें टूटने का सवाल पैदा नहीं होता। और फिर ये है कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो उसका कॉन्सेप्ट जो कायदे आज़म ने दिया था और जो मुस्लिम लीग ने उस वक्त दिया या जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उनका ये था कि पाकिस्तान एक इसी तरह की एक ढीली डाली जो है कन्फेडरेशन होगी जिसमें ये सारी जो आपकी कौमियतें और रियासतें हैं उनके दरमियान जो है वो एक क्या कहते हैं आप, एक ढीला डाला जो है वफाक होगा जिसमें उनकी सूबाई खुद मुख्तारी होगी, अपने हुकूक होंगे। लेकिन इसके बजाय यहिया ख़ान ने और जनरलों ने जो है वो इसको 1 यूनिट डिक्लेयर कर दिया, जिसमें लोगों हैरान रह गए लोग कि ये हमारे साथ क्या हो गया, कि हमें तो ये बताया गया था जी कि आपकी लैंग्वेजेस, आपका कल्चर, आपका जो है वो अपनी जो माशी और अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी है वो इसी तरह रहेगी। लेकिन अब तो ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसे हो गए कि ये 1 यूनिट बन गया और इससे हमारे राइट्स जो हैं वो डिनाई हो रहे। तो इसके नतीजे में फिर जो है ज़ाहिर लोगों में एक नाराज़गी थी जो बड़े पैमाने पे जो है वो जंग का बायस बनी। ओके, थैंक यू बशानी साहब, आपने काफ़ी हमें डिटेल में बताया अबाउट व्हाट एक्चुअली वाज द रीज़न बिहाइंड दिस, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन इसके साथ साथ मेरा दूसरा सवाल ये उठेगा जो कि बल्कि रिसेंटली आप लोग पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में अबाउट द वॉर अगेंस्ट द ट्रायल अगेंस्ट द वॉर क्रिमिनल्स। यस, आप इस बारे में क्या कहेंगे, आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर? जिस तरह वो मौलाना थे दिलावर हुसैन जी, जमात इस्लामी, जी जी, यस, इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका जो है ट्रायल अगेंस्ट द वॉर क्रिमिनल्स? इस पे भी बात करेंगे हम। मैं समझता हूँ कि काफ़ी तफसीली जो है जब आप वक्फे से वापस आएंगे तो इस पे हम जो है यहीं से जो है वो शुरू करेंगे बात को। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू दिस शो। आप हमारे साथ देख रहे हैं थर्ड ओपिनियन और थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। हम बात कर रहे थे अबाउट द ट्रायल अगेंस्ट द वॉर क्रिमिनल्स जो कि एक बहुत रीसेंट टॉपिक चल रहा है। आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में?
देखें, ये बहुत ही ट्रेजिक किस्म की पार्ट ऑफ हिस्ट्री है जिसको आप देख रहे हैं बांग्लादेश में। बहुत इसकी वजह से एक तरह का एहतजाज भी चल रहा है, लीगल प्रोसीडिंग भी चल रही है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम वाक़या है बरसगीर की तारीख़ में। इस तरह की अगर प्रोसीडिंग्स हैं, ऐसे ट्रायल होते रहें वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि सच्चाई जो है वो खुद उभर के जो है वो सामने आएगी। अब आप इसको ज़रा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये साहब जिनको अब सज़ाए मौत हुई है, मौलाना दिलावर हुसैन, ये जमात इस्लामी के टॉप लीडर हैं, ठीक है जी। और ये जमात इस्लामी जो है उस वक्त जो इसने रोल प्ले किया, बांग्लादेश की जो लिबरेशन स्ट्रगल थी या बांग्लादेश की वार आप कह लें या जो भी आप इसको नाम दे लें, उसके अंदर जो इनका कैरेक्टर था वो इस ट्रायल की वजह से खुलकर सामने आया। हम लोग जो पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि पाकिस्तान का तरक्की पसंद दानश्वर है, डेमोक्रेट्स हैं, जो सच्चाई लिखने वाले लोग हैं, वो शुरू से ये बातें करते आए हैं कि जनाब बांग्लादेश के अंदर जो है उस वार के दौरान अवाम का कत्लेआम किया गया। उसमें जो प्राइवेट ग्रुप्स थे उसको पाकिस्तान मिलिटरी ने मसल्ला करके, उनको असला दे के बंगाली अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। उसमें दो ग्रुप बहुत मशहूर हुए थे, अल शम्स और अल बदर। ये जो दो ग्रुप थे, इन्होंने वहाँ पे कैंपों में और आम सिविलियन पॉपुलेशन में जाके लोगों का कत्लेआम किया था। ये कौन लोग थे, अल शम्स और अल बदर? कभी आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ा है? इतना बड़ा वाइटल किस्म का रोल इन लोगों ने प्ले किया बांग्लादेश की इस सारे ट्रेजेडी में, लेकिन आपकी हिस्ट्री में इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा। इसलिए कि मैं बात वही दोहराता हूँ कि इनके हिस्ट्री लिखने वाले भी ये खुद ही थे कि एक तरफ तलवार भी ये खुद चलाते हैं, दूसरी तरफ हिस्ट्री भी खुद लिखते हैं, और तीसरी तरफ आपका नसाब भी यही लोग तैयार करते हैं। तो आपकी जनरेशन्स टू जनरेशन्स जो है उनको जिस तरीके से मिसगाइड किया गया, उसका ये ट्रायल जो है सामने आ रहा है कि इन लोगों ने बाकायदा जो है फोर्सेस मुनाज़म की, उसके बाद पाकिस्तान मिलिटरी के साथ मिल के वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुई, जो रेप हुए, जो लूट खसूट हुई, जो लोगों को सरेआम कत्ल किया गया, उनकी लाशें फेंकी गई, इज्तिमाई कब्रें बनाई गई, इस सारे प्रोसेस के अंदर ये लोग बिल्कुल सामने शामिल थे। और अगर इसमें किसी शक की गुंजाइश थी भी तो बांग्लादेश की अदालतों में जो ट्रायल हुआ है उसके बाद जजेस ने इनको अपनी सफाई का पूरा मौका देने के बाद ये डिसीजन किया है कि ये लोग सज़ाए मौत के हकदार हैं। अब इसमें बतौर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मैं ये बात समझता हूँ, और बहुत सारे लोगों की ये राय है कि ये ट्रायल जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इस पे कोई फ़र्क शक नहीं है, चूँकि ये पार्टीज़ के अपने क्लैशेस हैं सियासी पार्टियों के, ये मैं मानता हूँ। लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने के बावजूद जो ट्रायल की रीज़न्स हैं और जो इन्होंने रोल प्ले किया हिस्ट्री में, और जिस तरीके से वहाँ की कत्ल गारतगरी में इन लोगों ने हिस्सा लिया, उस पर कोई शक नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं कि जी अब ये इतने बरसों बाद आके तो ये ट्रायल जो है उसको शुरू करने का मकसद क्या था, तो मैं भी आपका जवाब हो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन इसकी जो सच्चाई है और इसके पीछे जो एलिगेशंस की सच्चाई है, उससे कोई भी जो है वो इनकार नहीं कर सकता। ये इसका एक पहलू है कि किस तरीके से जो है इन्होंने सिविलियन को जो है वो यूज़ किया। फिर अगर हम इसी बात पे आ गए तो हम फिर ये बात भी कर लेते हैं साथ में कि जो डिफरेंट ग्रुप्स वहाँ पे इन्वॉल्व थे उनका अपना अपना क्या रोल बनता था। अब इसमें एक ग्रुप तो ये हो गया जिसकी मैंने आपको वजाहत कर दी कि जिसमें सारी फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस थी। उसमें सिर्फ यही नहीं कि वहाँ के लोकली फंडामेंटल, बल्कि ख़ुद पाकिस्तान से इस तरह की जत्थे और दस्ते और फोर्सेस जो हैं उनको भेजा गया, सिविलियन जो कि वहाँ पे लड़ने के लिए। उसके बाद दूसरा जो अहम ज़ाहिर है वो पाकिस्तान मिलिटरी थी। अब ये तारीख़ में कितने दफ़ा बहुत कम हुआ है, बहुत कम मुल्कों में ऐसे हुआ कि ख़ुद आपकी अपनी मिलिटरी जो है अपने ही अवाम को इस तरीके से बेदर्दी से जो है वो कत्ल करना शुरू कर दे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये तो सिर्फ पाकिस्तान में ही हुआ है कि एक दफ़ा आपने बलूचिस्तान पे फ़ौज कशी की, वहाँ लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा। इस तरह बांग्लादेश का ये जो आपका क्या कहते हैं कि एक गलत एक्सपीरियंस था, उससे फ़ायदा उठाकर सीखने के बजाय उसको फिर दोहराया गया, और अब भी ऐसे ही हो रहा है। आज भी जो है बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उसी का समझ लें कि एक तरह की जो है वो कंटिन्यूटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें इस हद तक इनके जाने की वजह क्या थी, तो उसकी मैं यही बात कर रहा हूँ कि मिलिटरी जो है उसका माइंड सेट ये था कि सियासतदान जो हैं वो बेकार लोग हैं, ये कोई काम नहीं कर सकते।
और ना ही इनको कोई काम करने देना चाहिए। हालांकि उस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इधर जो है वो अक्सरियत में आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी पार्टीज़ मसलन नेशनल अवामी पार्टी थी जिसमें गौस बख्श बजिंजो और वली खान वगैरह जो हैं वो थे, और उनकी कोशिश ये थी कि मुजीब के साथ डायलॉग किए जाएं। और आपको ये सुन के हैरत होगी कि गौस बख्श बजिंजो और ख़ान अब्दुल वली खान जो है वो उस वक्त ढाका में थे और उनके मुज़ाकरात चल रहे थे मुजीबुर रहमान के साथ कामयाबी से, जब कि मुजीब ने उनको ये बताया कि आप लोग ढाका छोड़ दें। तो उन्होंने कहा जी क्यों? तो उन्होंने कहा यहाँ पे फ़ौज कशी होने वाली है, मुझे इसकी जो है इतला मिल गई है। यानी इसका एक मतलब ये है कि एक तरफ तो सियासतदान जो हैं वो इस कोशिश में थे कि वो इस मसले को जो है वो रिज़ॉल्व करें, और जब मिलिट्री ये देख रही थी कि ये हो रहे हैं, वहाँ पे कोई तूफ़ान नहीं आ रहा था। जब उनका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर था वो मुज़ाकरात के मेज़ पे आपके लीडरों के साथ बैठा हुआ था, तो इसका मतलब ये था कि आप वेट कर सकते थे, लेकिन मिलिट्री ने वेट नहीं किया और उन्होंने एकदम जो है वहाँ पे ऐलान जंग जो है वो कर दिया, जो पहले से भी हो रहा था। बंगाली पहले से प्रोसिक्यूट हो रहे थे, बड़े पैमाने पे डिसअपीयर हो रहे थे, उन पे तशद्दुद हो रहा था, उनको अरेस्ट किया जाता था, लेकिन ये फ़ौजी ऑपरेशन जो बिल्कुल ही आप यूँ कह लें कि एक तरह का क्लियर ऑपरेशन था। अब ये है कि ये इनकी एक तरह की आप यूँ समझ लें कि सियासतदानों को डिस्क्रेडिट करना या उनको ना मानने की एक जो शुरू से थी, एक फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर इसमें यह था कि मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर एक तरह की जो तबकाती तजादात उठ गए थे, उसकी वजह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट ओपिनियन ये है कि वहाँ पे जो लेफ़्ट लीनिंग फोर्सेस थी, माओइस्ट फोर्सेस, वो मुनाज़म होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से ये समझा जा रहा था कि वहाँ पे किसी वक्त जो है वो रेवोल्यूशन आ सकता है, जो कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होगा या माओइस्ट रेवोल्यूशन आ सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी फोर्सेस जो इस रेवोल्यूशन से खौफज़दा थी वो मुतहर्रिक हो गई कि हमें जो है इससे पहले कि ये इस तरह की कोई सिचुएशन यहाँ पे हो, हमें इसका जो है वो कोई हल निकालना चाहिए। इसकी एक जो है वो ये भी था कि ख़ुद इंडिया के अंदर जो है बंगाल, जो हिंदुस्तानी बंगाल है, वहाँ पे वो ये समझते थे कि अगर मशरक़ी जो बंगाल है, जो बांग्लादेश, उसके अंदर अगर इस तरह की कोई लेफ़्ट लीनिंग बगावत होती है या इस तरह की कोई तहरीक जड़ पकड़ती है तो ज़ाहिर है इसके असरात जो हैं उस पर भी पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आप यूँ देख सकते हैं कि इंडिया का भी एक इंटरेस्ट बनता था कि वो इस मामले के अंदर जो है वो इंटरफेयर करे, और अगर इस तरह की कोई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो वहाँ पर जड़ पकड़ रही है तो उसका कोई हल निकाला जाए। बाज़ लोगों की राय ये है कि शेख मुजीब का आगे आने की वजह यही थी, चूँकि ज़ाहिर है वो लोग तो सिस्टम चेंज करने की बात कर रहे थे, जो टोटल रेवोल्यूशन जिसको आप इनकलाब कहते हैं, जबकि मुजीब ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था। मुजीब के जितने भी मुतालबात थे वो आम एक डेमोक्रेटिक बुर्जुआ स्टाइल के कैपिटलिस्ट मुतालबात थे कि जी बंगालियों के वसाइल उन पर खर्च हों, उनके जमहूरी हकूक़ उनको मिलें, राइट ऑफ वोट हो, कुछ समाजी जो है तब्दीलियाँ जो हैं वो उसमें हों। तो ये भी एक जो है मैं समझता हूँ कि इसका एक फैक्टर था। उसके बाद अब ये है कि बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि जी अगर ये इस सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई थी तो क्या ये आखिरी हल था कि आर्मी जो है वो ऑपरेशन कर देती। तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो वही जो एक किताब जिसका मैंने आपको हवाला दिया था, पाकिस्तान इंडिया इन क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छापी थी, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एलीट क्लास थी उनका मकसद ये था कि बंगालियों से जान छुड़ाई जाए। वो कोई बंगालियों को अपने साथ रखने के मूड में नहीं थे। उनकी एक वेल कैलकुलेटेड किस्म की ओपिनियन थी कि बंगालियों की एक तो आबादी बहुत बड़ी है, ऊपर से वहाँ पे गुर्बत बेहिसाब है, ऊपर से वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स हैं, सैलाब आते हैं तो हर साल इतनी तबाही फैलती है, भूख और इस तरह के कैद की सिचुएशन है। तो हम जो है लोग जो मगरबी पाकिस्तान वाले हैं, हम तो खुशहाल हैं, हमारे पास ज़मीनें हैं, हम सब ठीक हैं, और हमें क्या ज़रूरत है कि हम इतनी बड़ी मिलियंस की पॉपुलेशन को जो है अपने गले में डालते रहें। ठीक है, इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि इनसे जान छुड़ाएं ताकि हम तरक्की करें। ये एक आप यूँ समझ लें कि मिलिट्री की अंदरूनी पॉलिसी थी कि इनसे जान छुड़ाओ, लेकिन बाहर से लोगों को मुंह दिखाने के लिए या फेस सेविंग जिसको आप कहते हैं, या जस्ट एक पॉलिटिकल उसके लिए या ईगो बचाने के लिए जो है
वो इस पे मजबूर हो गए। अब ख़ुद इन जर्नलों का जो है, आप जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी आप बुक्स उठा के देखें कि किस तरह उनकी एक तरह की इन फाइटिंग चल रही थी। एक जर्नल दूसरे के जी ये जी टिक्का खान का कसूर है, दूसरा फुरमान अली खान कहता है जी उसका कसूर है, तीसरा जो है जी उसका कसूर है। जनरल न्याजी जिसने हथियार फेंके खुद वहाँ पे लड़ते हुए, उसने वापस आके जो अपनी किताब लिखी उसने सब इनके सर डाल दिया। तो उसमें ये ऐसे लगता है कि जिसको अब हेडलेस चिकन कहते हैं ना, दे वर रनिंग लाइक हेडलेस चिकन्स, कि हम कर क्या रहे हैं, हमने लड़ना है आखिर दम तक, बांग्लादेश को बचाना है, इसको अलग करना है। यानी एक पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट जो है उनके अंदर जो है वो चल रहा था। क्लैरिटी नहीं थी कि हमारा मकसद क्या है, और फ़ौजें लेके वहाँ पे घुस गए जिसके नतीजे में ना तो वो पूरे तरीके से अपना जो पोटेंशियल है उसको यूज़ कर सके, और ना ही जो है वो पीछे हटने की पोजीशन में रहे, और अल्टीमेटली जाके उनको जो है हथियार फेंकने पड़े। लेकिन आपको हैरत ये होगी कि बाज़ दानश्वर इसको भी फतह का नाम देने की कोशिश करते हैं। जैसे हम 47 की वार कहते हैं जी हमने जीती थी, जो कि क्लियरली ज़ाहिर है हम देखते हैं अगर जीती थी तो कश्मीर आज भी उधर पड़ा है। जीतने का मतलब तो ये है ना कि आपके पास होता। 65 की जी हमने जीती थी। उसमें मैं समझता हूँ कि 65 की जो पूरी वार है, इस पर अगर आप क्रिटिकली गौर करें तो सवाए नूरजहान के गाने जो हमारे कल्चर का वो बन गए, उस वार का वाहिद फ़ायदा ये हुआ कि कुछ गाने हमको मिल गए कि मेरा ढोल सपाइया और वो जो है, अदरवाइज़ उस वार का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहते हैं जी वो वार भी हमने जीती थी। उसके बाद 71 की वार पे भी आप ये कह सकते हैं कि हमने जीती थी, जिसमें आपके 90,000 लोग जो हैं कैदी बन गए। 90,000 जो मिलिट्री मैन थे आपके, वो प्रिजनर ऑफ वार बन गए। इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ, और आप इसकी जो ह्यूमन ट्रेजेडी है उसको ये टोटली रथलेसली जिस तरीके से ये उससे पहलू तय कर रहे हैं कि आदमी को इस पे रोना आता है कि आप ये देखें कि ये बहुत बड़े डिज़ास्टर में से एक था दुनिया की तारीख़ का, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये एक बड़ा डिज़ास्टर था। बांग्लादेश के लोगों की राय ये है कि 30 मिलियन लोग जो हैं वो इसमें जो है मारे गए। 30 लाख लोग, सॉरी 3 मिलियन। पाकिस्तान और इंटरनेशनल प्रेस जो है, इंटरनेशनल प्रेस जो उस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ ब्रिटिश प्रेस था, अमेरिकन, फ्रेंच प्रेस, उनका ख्याल है कि 500,000 तक लोग जो हैं मारे गए, जिसमें औरतें, बच्चे और आम सिविलियन शामिल थे। खुद पाकिस्तान के दानश्वर ये मानते हैं कि कम से कम 3 लाख आदमी जो है वो मारा गया। ये इतना बड़ा जो आप समझ लें कि ट्रेजिक थी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद मिलिट्री का सबसे बड़ा सरेंडर जो है वो यहाँ पे हुआ कि 90,000 लोग हथियार फेंक के कैदी बन गए। इस पैमाने पे जो है वो आप यूँ समझ लें कि एक डिज़ास्टर हुआ। लेकिन उसको, उसके बारे में जब ये लिखते हैं और जब ये बोलते हैं तो जी वो दरअसल भुगती बहानी का जी सारा था जी। गुंडे, आप देखें जो लोग अपने वतन की आज़ादी की जंग लड़ते हैं और वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं और आप उनको गुंडे करार देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह अंग्रेज़ों के दौर में आपके मुख्तलिफ जो है जिस तरह लोग लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, तो उनको अंग्रेज़ गुंडे और बदमाश और चोर और उचके करार देते थे। कि वही जो है मेंटालिटी वेस्ट पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में बैठे हुए जो आपके मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनकी थी कि जी ये तो गुंडे, चोर, बदमाश और क्रिमिनल किस्म के लोग हैं, जेलों से भागे हुए हैं, तो इनके साथ जो है वो क्या मुज़ाकरात किए जाएँ, इनको मारो। और अयूब खान के, यहिया खान के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मशहूर हैं कि जब उन्होंने कहा कि जी ये 3, 4, 5 मिलियन तो मारना तो ये कोई बात ही नहीं है जी, इनको इधर से उधर कर देना जो है ये कौन सी जो है वो बिग डील है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस बेरहमी के साथ अपने ही अवाम को, अगर आप नंबर्स देखते हैं कितने बड़े पैमाने पे जो है वो औरतें रेप हुई हैं, अगवा हुई हैं, और आज तक ये एक ट्रेजेडी वहाँ पे चल रही है। उसके बाद एक बहुत बड़े पैमाने पे इंटरनली लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं। इंटरनल डिस्प्लेस जो थी उसमें कैंपों में आज तक भी, जिनको आप बिहारी कहते हैं, लोग पड़े हुए हैं गुर्बत और उसके उसमें। काफ़ी अच्छा बताया शाहीन साहब ने हमें अबाउट जो रिसेंटली चल रहा है, किस तरह चल रहा है। अब हम एक और ब्रेक आपसे चाहेंगे, इजाज़त दें हमें, हम अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं बशानी साहब से आज स्टूडियो में
about the Bangladesh की war in 1971. अब मैं ये पूछना चाहूँगी शाहीन साहब से कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ थी उस वक्त पे उनका क्या रोल था ड्यूरिंग दिस वॉर? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है मरियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू फॉर रेजिंग दिस। कि मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और हमारी नस्लों को, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि उनको इस मामले में भी, आप जब किसी यंग जनरेशन को या बच्चों को गलत चीज़ें पढ़ाते हैं या उनको मिसगाइड करते हैं या उनमें डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तो इससे बड़ी इंटेलेक्चुअल बदयानती जो है, डिसऑनेस्टी और क्या होती है कि आप लोगों को असल हक़ाइक़ से, खुद को तो जो पॉलिटिक्स में जो करते हैं, लेकिन अपनी अपकमिंग जनरेशन्स को भी आप इस तरीके से मिसगाइड करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है जी कि आपने तारीख़ में पढ़ा होगा जी कि अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए बहरी बेड़ा रवाना कर दिया था, जो बहुत बड़ा बहरी बेड़ा था, जो खलीज बंगाल में जो है आके ठहर गया था और वो जनाब हमला करने वाला था। इस तरह की चीज़ें हैं वो जी। इसमें जी इंडिया का इंटरेस्ट था और इंडिया ने ये सारी वार शुरू से जो है इसको क्रिएट किया। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि क्लियर होनी चाहिए, और मैं जब भी इस मौजू पे बात करता हूँ तो मेरा मकसद यही होता है कि हिस्टोरिकल रैकॉर्ड जो है उसको स्ट्रेट पुट करना जो है ये ज़रूरी होता है। पहले बात कर लेते हैं इंडिया के हवाले से कि जी इंडिया ने ये वार स्टार्ट की, और इंडिया का शुरू से जब भी आप अपनी तारीख़ उठाएंगे जी, वो इंडिया ने वहाँ पे लोगों को इंसर्जेंसी के लिए तैयार किया, उनको आर्म किया, फिर उनकी मदद के लिए आ गए। तो इसको आप थोड़ा सा इसमें देखेंगे, जब ये सिचुएशन हुई, जब वहाँ पे जुल्म शुरू हो गया बांग्लादेश में, तो वहाँ से लोग जो हैं वो रिफ्यूजी बन के इंडिया में भागना शुरू हो गए। जैसे आपका अफ़गानिस्तान में हुआ था कि 30 लाख अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए थे। इससे भी बड़ी तादाद में रेफ्यूजी जाना शुरू हो गए। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था फॉर डिफरेंट रीजंस। एक तो ये है कि उनके पास इतने वसाइल नहीं थे, इंडिया बहुत ही गरीब कंट्री थी उस वक्त, जस्ट लाइक, ज़ाहिर है मैं उस वक्त ही 71 की बात कर रहा हूँ। फिर ये है कि उनकी पॉपुलेशन की जो एथनिक आपस में बंगाली, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, इसके हवाले से वो समझते थे कि ये लोग वापस नहीं जाएंगे और हम अनदर 300-400,000 पीपल जो है उनको किस तरीके से एकोमोडेट कर सकते हैं। फिर उनका, जैसे मैंने ये कहा कि इंडिया का एक ये कंसर्न भी था कि ये जो रेवोल्यूशनरी हैं, इस वजह से खुद इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो तैयार हो सकती है, उसको भी कंटेन करना इंडिया का एक वो था। लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं मानता कि इंडिया इस वार में इंटरेस्टेड था। उसके लिए मैंने बहुत इन डेप्थ जो है वो रिसर्च की है। बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें आप इंदिरा गांधी के हवाले से उनकी बुक्स भी देख लें, जर्नलों की, खुद इंडियन जर्नल जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी भी देख लें। आप जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स अब डी क्लासीफाई हुए हैं 30 साल बाद, जो बरतानिया में भी और अमेरिका में भी, जो उस वक्त अमेरिकी भेज रहे थे टेलीग्राम्स और कम्युनिकेशन वाशिंगटन में, उसको उठा के देख लें। उससे ये कहीं भी साबित नहीं होता है कि इंडिया इस बार में इंटरेस्टेड था। असल में बात ये थी कि उस वक्त पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली बहुत वेल कनेक्टेड था। वेल कनेक्टेड क्यों था कि एक कोल्ड वार की सिचुएशन थी। पाकिस्तान जो है वो हमारी की जो कैंप है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैंप का एक बहुत बड़ा उसमें हिस्सा, सीटो और सेनेटो का मेंबर बन के उसका एक पूरा एक्टिव उसमें बन गया था। उसकी वजह से एक तरह इंडिया का अगरचे सोवियत यूनियन के साथ पैक्ट था, डिफेंस का पैक्ट, लेकिन वो अभी तक उस तरीके से एक्टिवेट वो शीख नहीं हुई थी कि अगर हम में से किसी पे हमला होता है तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंडिया उस वक्त डिफेंसिव था, ऑफेंसिव नहीं था। इंटरनेशनल पोजीशन ऐसी थी। इसकी एक मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जब किसिंजर जो है, हेनरी किसिंजर, चाइना में जाते हुए दिल्ली में जो है उसने स्टॉप किया और वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिला नाश्ते पे, ठीक है। तो उस वक्त हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, लास्ट मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंदिरा गांधी ने उसको ये कहा कि आप जो है कुछ करें, कि ये कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, ये रिफ्यूजी आ रहे हैं हमारे पास, हम इसको नहीं सस्टेन कर सकते, तो आप जो है वो इसका हल निकालें, मिलिटरी हल निकालते हैं, जो करते हैं, लेकिन आप करें। तो किसिंजर ने ये कहा कि हम ये नहीं कर सकते। तो उस वक्त इंदिरा गांधी के साथ जो है उनका जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मिलिट्री जनरल था वो भी बैठा था। तो इंदिरा गांधी ने उनको कहा कि अगर आप नहीं करते तो फिर मैं इनको कहूँगी कि ये करें।
यानी ये एक बहुत बड़ी, आप यूँ समझ लें कि ब्लंट किस्म की थ्रेट थी। अगर इंडिया इंटरेस्टेड होता मिलिट्री ऑपरेशन में तो फिर ये उनको कहने की क्या ज़रूरत थी कि ये तो आखिरी अरबा था ना कि आप कुछ करें, अगर नहीं करते तो हम मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये मजबूरी की बात मैं कर रहा हूँ। और फिर दूसरी बात ये थी कि इसमें ये जो आपके बहरी बेड़े वगैरह की, ये महज कोई मजाक नहीं है। इनफैक्ट चूँकि पाकिस्तान उस वक्त इस तरह के मादू में था वेस्ट के साथ, और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, तो इन्होंने इनफैक्ट जो है अपना बहरी बेड़ा जो है वो खलीज बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में भेजा। फिर जो है आप वही डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट पढ़ के देखें वाशिंगटन में कि जो यूके है, ब्रिटिश, उन्होंने भी अपना बहरी बेड़ा जो है वो भेज दिया था। फ्रांस ने जो है उसने भी अपना बहरी बेड़ा भेज दिया था। आप इसकी अगर बैकग्राउंड देखें तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन हो रही थी हेनरी किसिंजर और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान, उसमें वो इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे जैसे वो उसके साथ किसी पर्सनल दुश्मनी में हैं। यानी बहुत ही नाजायज़ किस्म के लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। और वो ये समझ रहे थे कि जिसमें फ़्रांस है, ब्रिटेन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तुर्की है, ये सारे मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के साथ थे। और इनफैक्ट तुर्की वगैरह ने इन्होंने पाकिस्तान की उस वक्त हेल्प भी की, और ये उन्होंने बेड़े भेज दिए थे। और ये बिल्कुल खलीज बंगाल की तरफ बढ़ रहे थी ये तीनों कंट्रीज़ पाकिस्तान की हेल्प के लिए। उस वक्त जो है वो इंडिया ने सोवियत यूनियन से रब्ता किया और उनको कहा कि ये सिचुएशन है। सोवियत यूनियन ने ये किया कि उन्होंने जो है ना अपनी एक एटमी आबदोज़ भेज दी खलीज बंगाल में, और उन्होंने पता नहीं क्या नाम था उसका, जो कमांडर था जो उस आबदोज़ को उस वक्त कमांड कर रहा था, उन्होंने उसको कहा कि तुम इसको शो करो ताकि अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच देखें कि हम वहाँ पे मौजूद हैं। उस वक्त आपको पता है ना सोवियत यूनियन और इनके दरमियान बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की कोल्ड वार जो वो चल रही थी। तो उन्होंने जो आबदोज़ जो नॉर्मली पानी के अंदर होती है उसको बाहर निकाल के शो किया। अब जब उसको शो किया तो उस वक्त जो है ब्रिटिश जो हैं उन्होंने रेडियो जो बहुत इंटरसेप्ट हुआ और उसकी आज तक रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन्होंने रेडियो किया अमेरिकन को कि वी आर टू लेट। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी वहाँ तो रूसी तो पहले से बैठे हुए हैं और उनकी न्यूक्लियर आबदोज़ें हैं, हम तो आगे नहीं जा सकते। वहाँ से आपका जो बहरी बेड़ा है जिसके इंतज़ार में बांग्लादेश बन गया, वो बहरी बेड़ा वहाँ से पीछे हटना शुरू हो गया, चूँकि इनमें इतना ही हिम्मत नहीं थी कि ये रूस के साथ जंग लड़ सकें उस वक्त सोवियत यूनियन के साथ। यही बात फ्रेंच की थी, उन्होंने यू टर्न लेके उधर निकल गए। बरतानिया जो है उसने रिवर्स लगा लिया और पाकिस्तान हैरान रह गया कि भाई ये जो हमारे सारे दोस्त थे इनको अचानक क्या नज़र आ गया। ये तो बाद में जर्नलों को पता चला कि उनको वहाँ खलीज बंगाल में जो है वो सोवियत यूनियन की जो थी आबदोज़, एटमी आबदोज़ जो है वो देख के तो वो भागे। अब इसमें आप ये देखें कि जो सोवियत यूनियन को हम हमेशा ब्लेम करते हैं रहे हैं यही वेस्ट की हिमा पे कि उनका रोल पॉजिटिव था, वो लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ पे नहीं गए थे, वो एक लड़ाई को, एक जंग को समझ लें कि अवॉइड करने के लिए गए थे। उन्होंने जाके अपनी प्रेजेंस शो की, और अगर उनके इस तरह के कोई मकासद होते तो उस वक्त जो सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर थी वहाँ पे बहुत सारे लेफ़्ट ग्रुप थे जो सोवियत यूनियन को वेलकम करने के लिए तैयार थे और वो इसमें मदाखलत कर सकते थे और वहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते थे जो उन्होंने बाकी मुल्कों में की। लेकिन ये है कि उनका रोल इस वक्त जो है वो पॉजिटिव था। इसी हवाले से आप इसमें यह देखें कि इंडिया ने सोवियत यूनियन को इस्तेमाल किया वार अवॉइड करने के लिए, वार शुरू करने के लिए नहीं। उसके बाद जब ये सिचुएशन हो गई तो उसके बाद ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान ने जो है वो, अब कुछ लोग कहते हैं जी उसके बाद हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, विच इज़ नॉट ट्रू। और आप अगर हिस्ट्री को ऐसे पढ़ें जैसे कि उसे पढ़ा जाना चाहिए, ऐसे नहीं जैसे आपको पढ़ाई जाती है, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने उसके बाद जो है वो हमला कर दिया था वेस्ट, जो इसका महाज है वेस्ट पाकिस्तान, बारामूला। कहते हैं जी 1971 की वार में कश्मीर फैक्टर नहीं था, कश्मीर फैक्टर था। बारामूला जो है वो कश्मीर में है, पाकिस्तान में नहीं है। बारामूला में इन्होंने जो है वो अपनी फ़ौज उतार दी थी। ये सियालकोट बॉर्डर से हिंदुस्तान के 5 सेक्टर्स पे जो है राजस्थान पे इन्होंने हमला कर दिया था, वेस्ट पाकिस्तान पे। उस हमले के बाद जो है वो फिर जो है हिंदुस्तान ने पूरे तरीके से जो है ना वो अपनी फ़ौजें दाखिल कर दी वहाँ, जिसके नतीजे में ये इधर ऐलान करते रहे कि हम तो जनाब पता नहीं 1000 साल लड़ेंगे, क्या करेंगे। और उधर उनका जनरल जो था उसने अपनी राइफ़ल जो है वो हिंदुस्तानी जनरल को पेश कर दी कि जनाब हम तो
लड़ने की पोजीशन में नहीं है। तो इसमें आप जो चीज़ पॉइंट आउट करने की है वो ये है कि ना सिर्फ आपने तारीख़ी तौर पे इस तरह के मतलब एडवेंचर्स किए, बल्कि आपने बाद में फिर उस तारीख़ को मसख करके उसको अपनी मर्ज़ी से आपने उसके नताइज निकालने की कोशिश की, उसको तोड़ मोड़ के फिर अपनी आइंदा नस्ल को पेश करने की कोशिश की, और ये कहने की फिर जी हमारे कारनामे हैं जी इस वार के हवाले से। क्या कारनामे हैं जी? वो हमने 90,000 कैदी छुड़ाया था। भाई आपको कैदी बनवाने के लिए किसने कहा था कि आप एक काम क्रिएट करके फिर उसको फिक्स कर रहे हैं? फिर बाद में आप इनकी बुक्स उठा के देखें, जनरल टिक्का खान के इंटरव्यू देखें, ये सारे जिन्होंने हथियार फेंके उनको देखें कि किस तरह उन्होंने एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा के नहीं जी इसका कसूर था, नहीं जी उसका कसूर था, जी फलां का था, तो अपने अपने उस कंधे से जो है वो उठाने की कोशिश की। तो ठीक है, अब मैं एक और आखिरी सवाल करना चाहूँगी आपसे। We're talking about the बांग्लादेश की war in 1971 and I'm sure my viewers को भी काफ़ी they would like to know about this as well. What was the impact on the people of Bangladesh during the time of the war? Civilians का क्या impact, उन्होंने क्या सफ़र किया, उनको क्या फ़र्क पड़ा living in Bangladesh and just देखें इसमें तो पहले मैंने जैसा कि अर्ज़ किया ना कि ये तारीख़ के बड़े डिज़ास्टर्स में से एक था कि मिलियंस की तादाद में बंगालियों का कम अज़ कम दावा ये है कि मिलियन की तादाद में लोग मरे हैं, कत्ल हुए हैं, औरतें रेप हुई हैं, बच्चे, ये सारी डिस्प्लेसमेंट, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ये सारे वाक़यात तो ह्यूमन इम्पैक्ट इसका है। उसके बाद क्या हुआ? मैं समझता हूँ कि उसके बाद बांग्लादेश इस सारी ट्रेजेडी से निकल के बांग्लादेश अब एक राइट ट्रैक पे है। जब उसने अपने फंडामेंटलिस्टों को अदालतों में खड़ा करना शुरू कर दिया, ट्रायल होने शुरू हो गए वार क्रिमिनल्स के, डेमोक्रेसी वहाँ पे वर्क कर रही है और अवाम आस्ता आस्ता जो है एक उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी जो है वो इस हवाले से अगर आप पूछ रही हैं तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था, लेकिन जिस ट्रेजेडी से और जिस तशद्दुद से और जिस जुल्म से वो गुज़रे हैं उसका ज़ाहिर कोई मदावा नहीं है। ओके, थैंक यू बिशानी साहब, आप हमारे शो पे आए, स्टूडियो में काफ़ी टाइम दिया, काफ़ी हमने बातें बताया हमें हमारे व्यूअर्स को अबाउट दी 1971 बांग्लादेश वॉर। अब हमारे शो का टाइम ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स एंड क्वेश्चंस यू कैन ईमेल अस एट opinionthird@gmail.com। अपना और अपने पास लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा एंड नेक्स्ट टाइम ट्यून इन फॉर थर्ड ओपिनियन। मैं हूँ आपकी होस्ट मरीज शकील। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। जो है जब आप वक्फे से वापस आएंगे तो इस पे हम जो है यहीं से जो है वो शुरू करेंगे बात को। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। We'll be right back. वेलकम बैक टू दिस शो। आप हमारे साथ देख रहे हैं थर्ड ओपिनियन और थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। हम बात कर रहे थे अबाउट द ट्रायल अगेंस्ट द वॉर क्रिमिनल्स, जो कि एक बहुत रीसेंट टॉपिक चल रहा है। आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में? देखें, ये बहुत ही ट्रेजिक किस्म की पार्ट ऑफ हिस्ट्री है जिसको आप देख रहे हैं बांग्लादेश में। बहुत इसकी वजह से एक तरह का एहतजाज भी चल रहा है, लीगल प्रोसीडिंग भी चल रही है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम वाक़या है बरसगीर की तारीख़ में। इस तरह की अगर प्रोसीडिंग्स हैं, ऐसे ट्रायल होते रहें वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि सच्चाई जो है वो खुद उभर के जो है वो सामने आएगी। अब आप इसको ज़रा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये साहब जिनको अब सज़ाए मौत हुई है, मौलाना दिलावर हुसैन, ये जमात इस्लामी के टॉप लीडर हैं, ठीक है जी। और ये जमात इस्लामी जो है उस वक्त जो इसने रोल प्ले किया बांग्लादेश की जो लिबरेशन स्ट्रगल थी, या बांग्लादेश की वार आप कह लें, या जो भी आप इसको नाम दे लें, उसके अंदर जो इनका कैरेक्टर था वो इस ट्रायल की वजह से खुलकर सामने आया। हम लोग जो पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि पाकिस्तान का तरक्की पसंद दानश्वर है, डेमोक्रेट्स हैं, जो सच्चाई लिखने वाले लोग हैं, वो शुरू से ये बातें करते आए हैं कि जनाब बांग्लादेश के अंदर जो है उस वार के दौरान अवाम का कत्लेआम किया गया। उसमें जो प्राइवेट ग्रुप्स थे उसको पाकिस्तान मिलिटरी ने मसल्ला करके, उनको असला दे के बंगाली अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। उसमें दो ग्रुप बहुत मशहूर हुए थे, अल शम्स और अल बदर। ये जो दो ग्रुप थे, इन्होंने वहाँ पे कैंपों में और आम सिविलियन पॉपुलेशन में जाके लोगों का कत्लेआम किया था। ये कौन लोग थे? अल शम्स और अल बदर। कभी आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ा है? इतना बड़ा वाइटल किस्म का रोल इन लोगों ने प्ले किया बांग्लादेश की इस सारे ट्रेजेडी में।
लेकिन आपकी हिस्ट्री में इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं लिखा। इसलिए कि मैं बात वही दोहराता हूँ कि इनके हिस्ट्री लिखने वाले भी ये खुद ही थे कि एक तरफ तलवार भी ये खुद चलाते हैं, दूसरी तरफ हिस्ट्री भी खुद लिखते हैं, और तीसरी तरफ आपका नसाब भी यही लोग तैयार करते हैं। तो आपकी जनरेशन्स टू जनरेशन्स जो है उनको जिस तरीके से मिसगाइड किया गया, उसका ये ट्रायल जो है सामने आ रहा है कि इन लोगों ने बाकायदा जो है फोर्सेस मुनाज़म की, उसके बाद पाकिस्तान मिलिट्री के साथ मिल के वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुई, जो रेप हुए, जो लूट घसूट हुई, जो लोगों को सरेआम कत्ल किया गया, उनकी लाशें फेंकी गई, इज्तिमाई कब्रें बनाई गई, इस सारे प्रोसेस के अंदर ये लोग बिल्कुल सामने शामिल थे। और अगर इसमें किसी शक की गुंजाइश थी भी तो बांग्लादेश की अदालतों में जो ट्रायल हुआ है उसके बाद जजेस ने इनको अपनी सफाई का पूरा मौका देने के बाद ये डिसीजन किया है कि ये लोग सज़ाए मौत के हकदार हैं। अब इसमें बतौर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मैं ये बात समझता हूँ, और बहुत सारे लोगों की ये राय है कि ये ट्रायल जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस पर कोई फ़र्क शक नहीं है, चूँकि ये पार्टीज़ के अपने क्लैशेस हैं सियासी पार्टियों के, ये मैं मानता हूँ। लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने के बावजूद जो ट्रायल की रीज़न्स हैं और जो इन्होंने रोल प्ले किया हिस्ट्री में, और जिस तरीके से वहाँ की कत्ल गारत गरी में इन लोगों ने हिस्सा लिया, उस पर कोई शक नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं कि जी अब ये इतने बरसों बाद आके तो ये ट्रायल जो है उसको शुरू करने का मकसद क्या था, तो मैं भी आपका जवाब हो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन इसकी जो सच्चाई है और इसके पीछे जो एलिगेशंस की सच्चाई है उससे कोई भी जो है वो इनकार नहीं कर सकता। ये इसका एक पहलू है कि किस तरीके से जो है इन्होंने सिविलियन को जो है वो यूज़ किया। फिर अगर हम इसी बात पे आ गए तो हम फिर ये बात भी कर लेते हैं साथ में कि जो डिफरेंट ग्रुप्स वहाँ पे इन्वॉल्व थे उनका अपना अपना क्या रोल बनता था। अब इसमें एक ग्रुप तो ये हो गया जिसकी मैंने आपको वजाहत कर दी कि जिसमें सारी फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस थी। उसमें सिर्फ यही नहीं कि वहाँ के लोकली फंडामेंटल, बल्कि ख़ुद पाकिस्तान से इस तरह की जत्थे और दस्ते और फोर्सेस जो हैं उनको भेजा गया सिविलियन जो कि वहाँ पे लड़ने के लिए। उसके बाद दूसरा जो अहम ज़ाहिर है वो पाकिस्तान मिलिट्री थी। अब ये तारीख़ में कितने दफ़ा बहुत कम हुआ है, बहुत कम मुल्कों में ऐसे हुआ कि ख़ुद आपकी अपनी मिलिट्री जो है अपने ही अवाम को इस तरीके से बेदर्दी से जो है वो कत्ल करना शुरू कर दे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये तो सिर्फ पाकिस्तान में ही हुआ है कि एक दफ़ा आपने बलूचिस्तान पे फ़ौज कशी की, वहाँ लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा। इस तरह बांग्लादेश का ये जो आपका क्या कहते हैं कि एक गलत एक्सपीरियंस था, उससे फ़ायदा उठाकर सीखने के बजाय उसको फिर दोहराया गया, और अब भी ऐसे ही हो रहा है। आज भी जो है बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उसी का समझ लें कि एक तरह की जो है वो कंटिन्यूटी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें इस हद तक इनके जाने की वजह क्या थी, तो उसकी मैं यही बात कर रहा हूँ कि मिलिट्री जो है उसका माइंडसेट ये था कि सियासतदान जो हैं वो बेकार लोग हैं, ये कोई काम नहीं कर सकते और ना ही इनको कोई काम करने देना चाहिए। हालांकि उस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इधर जो है वो अक्सरियत में आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी पार्टीज़ मसलन नेशनल अवामी पार्टी थी जिसमें गौस बख्श बजिंजो और वली खान वगैरह जो हैं वो थे, और उनकी कोशिश ये थी कि मुजीब के साथ डायलॉग किए जाएँ। और आपको ये सुन के हैरत होगी कि गौस बख्श बजिंजो और ख़ान अब्दुल वली खान जो है वो उस वक्त ढाका में थे और उनके मुज़ाकरात चल रहे थे मुजीबुर रहमान के साथ कामयाबी से, जब कि मुजीब ने उनको ये बताया कि आप लोग ढाका छोड़ दें। तो उन्होंने कहा जी क्यों? तो उन्होंने कहा यहाँ पे फ़ौज कशी होने वाली है, मुझे इसकी जो है इतला मिल गई है। यानी इसका एक मतलब ये है कि एक तरफ तो सियासतदान जो हैं वो इस कोशिश में थे कि वो इस मसले को जो है वो रिज़ॉल्व करें, और जब मिलिट्री ये देख रही थी कि ये हो रहे हैं, वहाँ पे कोई तूफ़ान नहीं आ रहा था। जब उनका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर था वो मुज़ाकरात के मेज़ पे आपके लीडरों के साथ बैठा हुआ था, तो इसका मतलब ये था कि आप वेट कर सकते थे, लेकिन मिलिट्री ने वेट नहीं किया और उन्होंने एकदम जो है वहाँ पे ऐलान जंग जो है वो कर दिया, जो पहले से भी हो रहा था। बंगाली पहले से प्रोसिक्यूट हो रहे थे, बड़े पैमाने पे डिसअपीयर हो रहे थे, उन पे तशद्दुद हो रहा था, उनको अरेस्ट किया जाता था। लेकिन ये फ़ौजी ऑपरेशन जो बिल्कुल ही आप यूँ कह लें कि एक तरह का क्लियर ऑपरेशन था। अब ये है कि ये इनकी एक तरह की आप यूँ समझ लें कि सियासतदानों को डिस्क्रेडिट करना या उनको ना मानने की एक जो शुरू से थी एक फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर इसमें यह था कि मैं समझता हूँ कि
बांग्लादेश के अंदर एक तरह की जो तबकाती तजादात उठ गए थे, उसकी वजह से एक मजाक उड़ाते थे, उनकी शक्ल शबात की मजाक उड़ाते थे, उनके खाने पीने की मजाक उड़ाते थे कि ये खाना कैसे खाते हैं, और इतने इंसल्टिंग किस्म का उनका रवैया था कि इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि कहते हैं कि जी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो है वो उनको दिए गए टॉयलेट्स शुरू में जो है पाकिस्तान को, तो वो जब उसकी तकसीम का वक्त आया तो बंगालियों ने कहा जी हमें भी कोई जो है इसमें हिस्सा मिलना चाहिए, तो उस पर वो हंसे कि आप लोग क्या करेंगे, यानी ये है कि आप लोग इस काबिल नहीं हैं कि इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो इसको यूज़ कर सकें, जो एक इंसल्टिंग जो है प्रोसेस था। फिर बांग्लादेश के लोग ये समझ रहे थे कि हमारे जो वसाइल हैं उनको भी मगरबी पाकिस्तान, जिसको आज आप पाकिस्तान कहते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि इस्लामाबाद बिल्ड हो रहा था जब, तो बहुत मशहूर है कि एक बंगाली ने आया तो इस्लामाबाद को देख के वो बड़ा खुश हुआ, तो उसने सजदा किया कि इतना बड़ा हमारा कैपिटल इतना खूबसूरत है, और वो जब उठा तो उसने कहा कि मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से जो है वो पटसन की बू आती है कि हमारे वसाइल जो हैं वो लगा के तो यहाँ पे ये सड़कें बनाई गई। फिर बांग्लादेश में जो सैलाब, ये बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें थी, उसकी तरफ भी इनका रवैया जो है बहुत ही रूड किस्म का था। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो मिल के तो एक आप यूँ समझ लें कि एक तरह की अनरेस्ट थी बंगाल के अंदर। वहाँ पे फिर एक तबकाती सवाल भी उठ गया था, बहुत ज़्यादा जो है वो तबकाती तजादात गहरे होते चले गए थे, जिसकी वजह से लेफ़्ट लीनिंग पार्टीज़ जो हैं वो बहुत मजबूत हो गई थी। जैसे कि मौलाना बाशानी जो हैं वो थे बांग्लादेश के बहुत मशहूर लीडर, जो कि माओइस्ट तहरीक को लीड करते थे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये मिल के तो एक समझ लें कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जिसको सिर्फ डेमोक्रेसी के थ्रू ही डील किया जा सकता था, लेकिन जनरल जो है वो इसको ऐसे डील करना नहीं चाहते थे। चनाचे उन्होंने ये कहा कि जी हम जो है इसको फ़ौजी तरीके से जो है वो करते हैं, तो जिसके नतीजे में आप यूँ समझ लें कि ये जो है वार पे जाके दो एंड अप हुए। अब उसकी हम जब मुख्तलिफ डिटेल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें किस ग्रुप ने जो है वो किस तरह का जो रोल प्ले किया, और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स भी हैं जिनको आज तक भी आवाम के सामने नहीं लाया गया। हमारी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री उन्हीं लोगों की लिखी हुई है जो उस वक्त रॉन्ग साइड पे थे, जो उस वक्त बंगालियों को कत्ल कराना चाहते थे, उनके हुकूक मानने से इनकार कर रहे थे। उन्हीं लोगों की लिखी हुई हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में हमारे बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो इस हिसाब से एक तरह का आप यूँ समझ लें कि झूठ का एक पूरा जो है एक प्रोसेस है हिस्टोरिकल जो आज तक चल रहा है। जैसे कि आपने खुद पढ़ा होगा सकूत ढाका, फॉल ऑफ ढाका। अब ये नहीं कि ये बांग्लादेश के मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये हमारी वार ऑफ लिबरेशन थी, हमने आज़ादी ली, लड़के ली, इतनी बड़ी कत्ल गारतगरी के बाद ली। हम उसे आज तक फॉल ऑफ ढाका जो है वो लिख रहे हैं जी ढाका हमारे हाथ से निकल गया था। जैसे आपने किसी और मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है और आप उसको जो है वो आपके हाथों से वो कब्ज़ा जो है वो निकल गया। तो ये चीज़ें थी। उसके पीछे अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो एक अरसे से बांग्लादेश के अंदर इस तरह की चीज़ें, मसलन एक आपने तारीख़ में पढ़ा होगा अगरतला साजिश केस था, बहुत मशहूर साजिश केस था, जिसमें बंगालियों पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हिंदुस्तान की अगरतला एक जगह का नाम है कि वहाँ पे बैठ के तो इन लोगों ने जो है एक साजिश तैयार की बांग्लादेश को अलग करने की, और उसमें जो है वो लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके जो राइट्स थे, लीगल राइट्स उनको दिए बगैर जो है अनफेयर ट्रायल में ले जाया गया। इस तरह की जो सारी चीज़ें थी, प्रेस की तरफ से एक डिस्क्रिमिनेटरी किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो मगरबी पाकिस्तान के प्रेस में जो है वो आती रही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपना अपना एक तरीके से जो है वो रोल जो है वो प्ले कर रही थी। फिर इसमें मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखें जो मिस हैंडलिंग का मसला था जिसकी वजह से ये वार जो है जाके इस पे एंड अप हुई, उसमें यह था कि शेख मुजीबुर रहमान के आप सारे माजी को तो देखें अगर, तो बुनियादी तौर पे वो इतना बड़ा मुस्लिम लीगी था जितने के बाकी लोग थे, जितने के कायदे आज़म थे, जितना के लियाकत अली ख़ान था, एक पुराना मुस्लिम लीगी लीडर जो है वो था। लेकिन जब उसने बंगालियों के हुकूक़ की बात करनी शुरू की कि जमहूरी हुकूक़ हैं हमारे, जो उनके माशी हुकूक़ हैं, जो समाजी इंसाफ की बात जो है उसने की, तो उसके नतीजे में उसकी बात सुनने के बजाय उन्होंने उसको जो है गद्दार डिक्लेयर कर दिया।
उसके जो 6 नकात थे जो कि बहुत मशहूर हैं कि जी शेख मुजीबुर रहमान के 6 नकात, उसको उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की रेसिपी करार दिया। हालांकि फ़ैक्ट ये था कि वो पाकिस्तान को एक्चुअली बचाने के 6 नकात थे कि अगर वो उस वक्त मान लिए जाते तो उसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से कोई मुल्क जो है वो टूट सकता है। मुल्कों के दरमियान जो है, जो कन्फेडरेशन का तस्वर है, उनके दरमियान जो उनके मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, उनके अंदर जो है अगर आप इक्वलिटी का तस्वर देते हैं, उनके आप पूरे हुकूक जो हैं उनको देते हैं, तो उसमें टूटने का सवाल पैदा नहीं होता। और फिर ये है कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो उसका कॉन्सेप्ट जो कायदे आज़म ने दिया था और जो मुस्लिम लीग ने उस वक्त दिया या जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उनका ये था कि पाकिस्तान एक इसी तरह की एक ढीली डाली जो है कॉन्फेडरेशन होगी जिसमें ये सारी जो आपकी कौमियतें और रियासतें हैं उनके दरमियान जो है वो एक क्या कहते हैं आप, एक ढीला डाला जो है वफाक होगा जिसमें उनकी सूबाई खुद मुख्तारी होगी, अपने हुकूक होंगे। लेकिन इसके बजाय यहिया ख़ान ने और जर्नलों ने जो है वो इसको 1 यूनिट डिक्लेयर कर दिया, जिसमें लोगों हैरान रह गए लोग कि ये हमारे साथ क्या हो गया। कि हमें तो ये बताया गया था जी कि आपकी लैंग्वेजेस, आपका कल्चर, आपका जो है वो अपनी जो माशी और अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी है वो इसी तरह रहेगी। लेकिन अब तो ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसे हो गए कि ये 1 यूनिट बन गया और इससे हमारे राइट्स जो हैं वो डिनाई हो रहे। तो इसके नतीजे में फिर जो है ज़ाहिर है लोगों में एक नाराज़गी थी जो बड़े पैमाने पे जो है वो जंग का बायस बनी। ओके, थैंक यू बशानी साहब, आपने काफ़ी हमें डिटेल में बताया अबाउट व्हाट एक्चुअली वाज द रीज़न बिहाइंड दिस, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन इसके साथ साथ मेरा दूसरा सवाल ये उठेगा जो कि बल्कि रिसेंटली आप लोग पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में अबाउट द वॉर अगेंस्ट द ट्रायल अगेंस्ट द वॉर क्रिमिनल्स। यस, आप इस बारे में क्या कहेंगे, आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर? जिस तरह वो मौलाना थे दिलावर हुसैन जी, जमात इस्लामी, जी जी, यस, इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका जो है ट्रायल अगेंस्ट द वॉर क्रिमिनल्स? इस पे भी बात करेंगे हम। मैं समझता हूँ कि काफ़ी तफसीली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट मरीम शकील और आप देख रहे हैं हमारे साथ प्रोग्राम थर्ड ओपिनियन। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि एक राइटर, कॉलमिस्ट और कश्मीर एक्टिविस्ट भी हैं, बैरिस्टर हमीद बशानी साहब। वेलकम टू द शो। थैंक यू मरियम। हमने जो पिछले शोज़ के ऊपर बात की थी, वो हमने बात की थी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, द वॉर ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमने कवर किया था वॉर 1947 एंड 1965। आज जो हम बात करेंगे, आप लोगों की काफ़ी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट से हमें काफ़ी आप लोगों ने इंसिस्ट किया, अब हम बात करें अबाउट द वॉर ऑफ ऑन बांग्लादेश विच वाज द 1971 वॉर। जो मेरा पहला सवाल होगा इस वॉर के ऊपर वो ये होगा, जो काफ़ी मैं समझती हूँ इम्पोर्टेंट सवाल है, कि इस वॉर के पीछे वजह क्या थी? व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द वॉर इन 1971 इन बांग्लादेश? बहुत अच्छा सवाल है मरीम आपका। मैं समझता हूँ कि एक पहले मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन इसकी दे दूँ कि ये अब ऐसा लगता है कि हमारे सारे शोज़ जो हैं वो वार ओरिएंटेड होते जा रहे हैं कि हम हर दफ़ा बात वार पे करते हैं। तो बात असल में ये नहीं थी, चूँकि जब हमने शुरू किया कश्मीर इशू के हवाले से 1947 की जो वार, चूँकि डायरेक्टली कश्मीर रिलेटेड थी, फिर 65 में भी कश्मीर इशू जो है उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन जब हमने इस पे बात की तो जैसा कि आप YouTube पे देख सकती हैं कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने हमें फ़ीडबैक दिया और उन्होंने कहा जी कि ये जो सीरीज़ आपने बात कर ही रहे हैं, तो बाकी जो वार्स हैं 71 की और हमारी जो कारगिल की वार है, इस पे भी आप बात कर लें। नॉर्मली हम वार के बारे में बात करना जो है पसंद नहीं करते, हम अमन के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये इस सीरीज़ का जो है एक हिस्सा बन गया। तो आपने इसकी वजह पूछी है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का क्वेश्चन है। आज तक बर्र सगीर के लिटरेचर में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस पे बहुत कुछ लिखा गया है, तीनों तरफ, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी। और उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टीज़, इंटरेस्ट ग्रुप्स, मिलिटरीज़, पैरा मिलिटरीज़, मलेशिया, इस तरह के लोग जो है ना इसमें शामिल थे। और उनके इन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की वजह से आज तक फील्ड के अंदर इस तरह का एक कन्फ्यूजन मौजूद है कि भाई इस वार के पीछे हकीकत क्या थी, व्हाट वाज द रियल रीज़न, जैसे कि आपने पूछा।
तो इसमें मैं थोड़ा सा, पहली बात यह है कि मैं अपनी कोई ओपिनियन नहीं देता, लेकिन जो ओपिनियन एक्सेप्टेड है बहुत बड़े अवामी हलकों में या ख़ुद मिलिटरी हलकों में या ख़ुद दानश्वरों में, इंटेलेक्चुअल्स और इंटेलिजेंस या जिस पे मुतफिक है, उसकी मैं आपको थोड़ा से जो है ना वो पॉइंट्स दूंगा। उसमें मैं एक ये समझता हूँ कि जैसा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक चीज़ बहुत कॉमन है जो कि 47 की वार में भी थी और 65 में भी थी, कि उसके पीछे मिलिटरी का जो है वो अननेसेसरी किस्म की डिसीजन मेकिंग की पावर्स थी, कि उन्होंने अवाम को एक तरफ रख के पार्लियामेंट्स जो है उनको ना कंसल्ट करके जो पॉपुलर मैंडेट है वो लिए बगैर अपनी फ़ौजों को जो है वो जंग में झोंक दिया था। ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी सारी वार्स में कॉमन है, और ये 71 की वार में भी कॉमन है। कॉमन इसलिए है कि 70 की वार से पहले जो इंतखाबात हुए थे पाकिस्तान के, जो कि यूनाइटेड पाकिस्तान था उस वक्त, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान, बांग्लादेश बनने से पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो इलेक्शन जो हैं वो बड़ी भारी अक्सरियत से जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग ने जीते थे, और मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में। मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग को शेख मुजीबुर रहमान जो है वो लीड कर रहे थे। अब जब उन्होंने ये इंतखाबात जीते तो इंतखाबात का मकसद यही होता है ना कि आप इंतखाबात करा रहे हैं तो जो भी विनिंग पार्टी है आप जो है इक़्तिदार उसके हवाले कर दें। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी उनकी मशरक़ी पाकिस्तान में, और ज़ाहिर है कि आबादी के अतबार से वो भी वो मेजॉरिटी में थे, तो इसलिए चाहिए तो ये था ना कि इक़्तिदार उनको मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन ये करने के बजाय यहिया ख़ान ने जो है वो टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ खड़े करने शुरू कर दिए। शेख मुजीब की जो पैट्रियाटिज़म है, मुहब्बल वतनी है, उस पर क्वेश्चन शुरू कर दिया। उनके जो मंशूर था अवामी लीग का, उस पर क्वेश्चन शुरू कर दिया। तो बेसिकली अगर आप मुझे ये कहें कि मैं एक नेट शेल में इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि इस प्रोसेस के पीछे नंबर 1 जो है वो रीज़न क्या थी, तो वो ये थी कि अवाम के डेमोक्रेटिक राइट का डिनाइल, कि जो उनका डेमोक्रेटिक राइट जो है उसके मुताबिक इक़्तिदार मुंतकिल होना चाहिए था, उससे इनकार किया गया, जिसकी वजह से वाक़यात जो हैं वो पे दर पे ऐसी शक्ल इख्तियार करते गए कि ये जाके वार पे एंड हो गए। ये एक फैक्टर था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक फैक्टर काफ़ी नहीं होता, अगर आप इसमें और फैक्टर्स देखें जो बड़े बड़े फैक्टर्स थे, तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने का मतलब ये है कि शुरू से लेके पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, जो अब बांग्लादेश है, उस वक्त मगरबी और मशरक़ी के दरमियान एक अनईज़ी किस्म की रिलेशनशिप थी। अनईज़ी मैं इसको इस तरह कहूँगा कि जो फेयरनेस का आंसर होता है वो उसमें नहीं था। बांग्लादेश में शुरू से लेके तो लोगों के अंदर ये फीलिंग्स थी कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। जो स्टार्ट कहाँ से हुई जी, कि पहले लैंग्वेज के मसले से, कि जब कायदे-आज़म ने ये डिसाइड किया कि जी पाकिस्तान की कौमी ज़बान जो है वो उर्दू होगी, तो बंगालियों ने इसको बहुत ही जो है रजिस्ट किया, चूँकि वो एक तो आबादी के अतबार से अक्सरियत में थे, दूसरा उनकी ज़बान जो बंगाली ज़बान है वो बर्र सगीर की बड़ी बड़ी जो रिकग्नाइज किस्म की, हिस्टोरिकली डेवलप किस्म की, वेल डेवलप्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें शुमार होता है। उनका लिटरेचर था, उनके शायर थे, टैगोर जैसे बड़े लोग थे जिन्होंने लिखा था, जिनका बैनुल-अक़वामी सतह पे नाम था बंगाली ज़बान में। ज़ाहिर है वो कैसे ये एक्सेप्ट कर लेते कि जी आप उर्दू उन पे मसलत कर लें, और उर्दू किसकी, जो पाकिस्तान के 5% लोग भी जो है नहीं बोलते थे। तो ये उनका एक जायज़ मुतालबा था, और इसको भी यही जो मिलिटरी टाइप ज़ानत है आमरीत की, उन्होंने इसको प्रॉपरली डील नहीं किया। अगर वो इसको प्रॉपरली डील करते तो अगर इंडिया के अंदर 15-20 लैंग्वेजेस या इससे भी ज़्यादा लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन सकती हैं, जिसमें हिंदी भी है, तमिल भी है, सारी लैंग्वेजेस हैं, उर्दू भी है, तो यही काम पाकिस्तान में भी हो सकता था कि आप बांग्लादेश के लोगों के जो लैंग्वेज राइट्स हैं उनको रिकग्नाइज़ करें। ठीक है, उर्दू भी बोलें या पढ़ें, लेकिन उनकी जो ज़बान की अपनी वो है उसको होना चाहिए। अब ये है कि उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। फिर उसके बाद आप अगर मुख्तलिफ लिटरेचर पढ़ के देखें तो यू वुड बी सरप्राइज्ड। एक बुक जो है पाकिस्तान इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ऑक्सफोर्ड की 15-20 साल पहले आई थी, उसमें ये डिटेल्स थी कि किस तरह जो पाकिस्तान की जो पंजाबी हुक्मरान थे वो बंगालियों की सारी ऐसी चीज़ें मशहूर हैं कि जब उन्होंने कहा कि जी ये 3-4-5 मिलियन तो मारना तो ये कोई बात ही नहीं है जी, इनको इधर से उधर कर देना जो है ये कौन सी जो है वो बिग डील है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस बेरहमी के साथ
अपने ही अवाम को अगर आप नंबर्स देखते हैं, कितने बड़े पैमाने पे जो है वो औरतें रेप हुई हैं, अगवा हुई हैं, और आज तक ये एक ट्रेजेडी वहाँ पे चल रही है। उसके बाद एक बहुत बड़े पैमाने पे इंटरनली लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं। इंटरनल डिस्प्लेस जो थी उसमें कैंपों में आज तक भी, जिनको आप बिहारी कहते हैं, लोग पड़े हुए हैं गुर्बत और उसके उसमें। काफ़ी अच्छा बताया शाहीन साहब ने हमें अबाउट जो रिसेंटली चल रहा है, किस तरह चल रहा है। अब हम एक और ब्रेक आपसे चाहेंगे, इजाज़त दें हमें, हम अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं बशानी साहब से आज स्टूडियो में अबाउट दी बांग्लादेश की वॉर इन 1971। अब मैं ये पूछना चाहूँगी बशानी साहब से कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ थी उस वक्त पे, उनका क्या रोल था ड्यूरिंग दिस वॉर? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है मरियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। थैंक यू फॉर रेजिंग दिस। कि मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और हमारी नस्लों को, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि उनको इस मामले में भी, आप जब किसी यंग जनरेशन को या बच्चों को गलत चीज़ें पढ़ाते हैं या उनको मिस गाइड करते हैं या उनमें डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तो इससे बड़ी इंटेलेक्चुअल बदयानती जो है, डिसऑनेस्टी और क्या होती है कि आप लोगों को असल हक़ाइक़ से, खुद को तो जो पॉलिटिक्स में जो करते हैं, लेकिन अपनी अपकमिंग जनरेशन्स को भी आप इस तरीके से मिसगाइड करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है जी कि आपने तारीख़ में पढ़ा होगा जी कि अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए बहरी बेड़ा रवाना कर दिया था, जो बहुत बड़ा बहरी बेड़ा था, जो खलीज बंगाल में जो है आके ठहर गया था और वो जनाब हमला करने वाला था। इस तरह की चीज़ें हैं वो जी। इसमें जी इंडिया का इंटरेस्ट था और इंडिया ने ये सारी वार शुरू से जो है इसको क्रिएट किया। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि क्लियर होनी चाहिए, और मैं जब भी इस मौजू पे बात करता हूँ तो मेरा मकसद यही होता है कि हिस्टोरिकल रैकॉर्ड जो है उसको स्ट्रेट पुट करना जो है ये ज़रूरी होता है। पहले बात कर लेते हैं इंडिया के हवाले से कि जी इंडिया ने ये वार स्टार्ट की, और इंडिया का शुरू से जब भी आप अपनी तारीख़ उठाएंगे जी, वो इंडिया ने वहाँ पे लोगों को इंसर्जेंसी के लिए तैयार किया, उनको आर्म किया, फिर उनकी मदद के लिए आ गए। तो इसको आप थोड़ा सा इसमें देखेंगे, जब ये सिचुएशन हुई, जब वहाँ पे जुल्म शुरू हो गया बांग्लादेश में, तो वहाँ से लोग जो हैं वो रिफ्यूजी बन के इंडिया में भागना शुरू हो गए। जैसे आपका अफ़गानिस्तान में हुआ था कि 30 लाख अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान में आ गए थे। इससे भी बड़ी तादाद में रेफ्यूजी जाना शुरू हो गए। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था फॉर डिफरेंट रीजंस। एक तो ये है कि उनके पास इतने वसाइल नहीं थे। इंडिया बहुत ही गरीब कंट्री थी उस वक्त, जस्ट लाइक, ज़ाहिर है मैं उस वक्त ही 71 की बात कर रहा हूँ। फिर ये है कि उनकी पॉपुलेशन की जो एथनिक आपस में, बंगाली ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, इसके हवाले से वो समझते थे कि ये लोग वापस नहीं जाएंगे और हम अनदर 300-400,000 पीपल जो है उनको किस तरीके से एकोमोडेट कर सकते हैं। फिर उनका, जैसे मैंने ये कहा कि इंडिया का एक ये कंसर्न भी था कि ये जो रेवोल्यूशनरी हैं, इस वजह से खुद इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो तैयार हो सकती है, उसको भी कंटेन करना इंडिया का एक वो था। लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं मानता कि इंडिया इस वार में इंटरेस्टेड था। उसके लिए मैंने बहुत इन डेप्थ जो है वो रिसर्च की है। बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें आप इंदिरा गांधी के हवाले से उनकी बुक्स भी देख लें, जर्नलों की, खुद इंडियन जर्नल जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी भी देख लें। आप जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स अब डी क्लासीफाई हुए हैं 30 साल बाद, जो बरतानिया में भी और अमेरिका में भी, जो उस वक्त अमेरिकी भेज रहे थे टेलीग्राम्स और कम्युनिकेशन वाशिंगटन में, उसको उठा के देख लें। उससे ये कहीं भी साबित नहीं होता है कि इंडिया इस बार में इंटरेस्टेड था। असल में बात ये थी कि उस वक्त पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली बहुत वेल कनेक्टेड था। वेल कनेक्टेड क्यों था कि एक कोल्ड वार की सिचुएशन थी। पाकिस्तान जो है वो हमारी की जो कैंप है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कैंप का एक बहुत बड़ा उसमें हिस्सा, सीटो और सेनेटो का मेंबर बन के उसका एक पूरा एक्टिव उसमें बन गया था। उसकी वजह से एक तरह इंडिया का अगरचे सोवियत यूनियन के साथ पैक्ट था, डिफेंस का पैक्ट, लेकिन वो अभी तक उस तरीके से एक्टिवेट वो शीख नहीं हुई थी कि अगर हम में से किसी पे हमला होता है तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंडिया उस वक्त डिफेंसिव था, ऑफेंसिव नहीं था। इंटरनेशनल पोजीशन ऐसी थी। इसकी एक मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जब किसिंजर जो है, हेनरी किसिंजर, चाइना में जाते हुए दिल्ली में जो है उसने स्टॉप किया,
और वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से मिला नाश्ते पे, ठीक है। तो उस वक्त हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, लास्ट मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंदिरा गांधी ने उसको ये कहा कि आप जो है कुछ करें, कि ये कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, ये रिफ्यूजी आ रहे हैं हमारे पास, हम इसको नहीं सस्टेन कर सकते, तो आप जो है वो इसका हल निकालें, मिलिटरी हल निकालते हैं जो करते हैं, लेकिन आप करें। तो किसिंजर ने ये कहा कि हम ये नहीं कर सकते। तो उस वक्त इंदिरा गांधी के साथ जो है उनका जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मिलिट्री जनरल था वो भी बैठा था। तो इंदिरा गांधी ने उनको कहा कि अगर आप नहीं करते तो फिर मैं इनको कहूँगी कि ये करें। यानी ये एक बहुत बड़ी, आप यूँ समझ लें कि ब्लंट किस्म की थ्रेट थी। अगर इंडिया इंटरेस्टेड होता मिलिट्री ऑपरेशन में तो फिर ये उनको कहने की क्या ज़रूरत थी कि ये तो आखिरी अरबा था ना कि आप कुछ करें, अगर नहीं करते तो हम मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो करने पे मजबूर हो जाएंगे। ये मजबूरी की बात मैं कर रहा हूँ। और फिर दूसरी बात ये थी कि इसमें ये जो आपके बहरी बेड़े वगैरह की, ये महज कोई मजाक नहीं है। इनफैक्ट चूँकि पाकिस्तान उस वक्त इस तरह के मादू में था वेस्ट के साथ, और स्पेशली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, तो इन्होंने इनफैक्ट जो है अपना बहरी बेड़ा जो है वो खलीज बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में भेजा। फिर जो है आप वही डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट पढ़ के देखें वाशिंगटन में कि जो यूके है, ब्रिटिश, उन्होंने भी अपना बहरी बेड़ा जो है वो भेज दिया था। फ्रांस ने जो है उसने भी अपना बहरी बेड़ा भेज दिया था। आप इसकी अगर बैकग्राउंड देखें तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन हो रही थी हेनरी किसिंजर और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दरमियान, उसमें वो इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे जैसे वो उसके साथ किसी पर्सनल दुश्मनी में है। यानी बहुत ही नाजायज़ किस्म के लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। और वो ये समझ रहे थे कि जिसमें फ़्रांस है, ब्रिटेन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, तुर्की है, ये सारे मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन ये है कि वहाँ पे जो लेफ़्ट लीनिंग फोर्सेस थी, माओइस्ट फोर्सेस, वो मुनाज़म होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से ये समझा जा रहा था कि वहाँ पे किसी वक्त जो है वो रेवोल्यूशन आ सकता है, जो कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होगा या माओइस्ट रेवोल्यूशन आ सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारी फोर्सेस जो इस रेवोल्यूशन से खौफज़दा थी वो मुतहर्रिक हो गई कि हमें जो है इससे पहले कि ये इस तरह की कोई सिचुएशन यहाँ पे हो, हमें इसका जो है वो कोई हल निकालना चाहिए। इसकी एक जो है वो ये भी था कि ख़ुद इंडिया के अंदर जो है बंगाल, जो हिंदुस्तानी बंगाल है, वहाँ पे वो ये समझते थे कि अगर मशरक़ी जो बंगाल है, जो बांग्लादेश, उसके अंदर अगर इस तरह की कोई लेफ़्ट लीनिंग बगावत होती है या इस तरह की कोई तहरीक जड़ पकड़ती है तो ज़ाहिर है इसके असरात जो हैं उस पर भी पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आप यूँ देख सकते हैं कि इंडिया का भी एक इंटरेस्ट बनता था कि वो इस मामले के अंदर जो है वो इंटरफेयर करे, और अगर इस तरह की कोई रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो वहाँ पे जड़ पकड़ रही है तो उसका कोई हल निकाला जाए। बाज़ लोगों की राय ये है कि शेख मुजीब का आगे आने की वजह यही थी, चूँकि ज़ाहिर है वो लोग तो सिस्टम चेंज करने की बात कर रहे थे, जो टोटल रेवोल्यूशन जिसको आप इनकलाब कहते हैं, जबकि मुजीब ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था। मुजीब के जितने भी मुतालबात थे वो आम एक डेमोक्रेटिक बुर्जुआ स्टाइल के कैपिटलिस्ट मुतालबात थे कि जी बंगालियों के वसाइल उन पे खर्च हों, उनके जमहूरी हकूक़ उनको मिलें, राइट ऑफ वोट हो, कुछ समाजी जो है तब्दीलियाँ जो हैं वो उसमें हों। तो ये भी एक जो है मैं समझता हूँ कि इसका एक फैक्टर था। उसके बाद अब ये है कि बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि जी अगर ये इस सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई थी तो क्या ये आखिरी हल था कि आर्मी जो है वो ऑपरेशन कर देती। तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो वही जो एक किताब जिसका मैंने आपको हवाला दिया था, पाकिस्तान इंडिया इन क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छापी थी, उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि पाकिस्तान की जो मिलिटरी एलीट क्लास थी उनका मकसद ये था कि बंगालियों से जान छुड़ाई जाए। वो कोई बंगालियों को अपने साथ रखने के मूड में नहीं थे। उनकी एक वेल कैलकुलेटेड किस्म की ओपिनियन थी कि बंगालियों की एक तो आबादी बहुत बड़ी है, ऊपर से वहाँ पे गुर्बत बेहिसाब है, ऊपर से वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर्स हैं, सैलाब आते हैं तो हर साल इतनी तबाही फैलती है, भूख और इस तरह के कैद की सिचुएशन है। तो हम जो है लोग जो मगरबी पाकिस्तान वाले हैं, हम तो खुशहाल हैं, हमारे पास ज़मीनें हैं, हम सब ठीक हैं, और हमें क्या ज़रूरत है कि हम इतनी बड़ी मिलियंस की पॉपुलेशन को जो है अपने गले में डालते रहें। ठीक है, इसलिए हमारे लिए बेहतर यही है कि इनसे जान छुड़ाएं ताकि हम तरक्की करें। ये एक आप यूँ समझ लें कि मिलिट्री की अंदरूनी पॉलिसी थी
कि इनसे जान छुड़ाओ, लेकिन बाहर से लोगों को मुंह दिखाने के लिए या फेस सेविंग जिसको आप कहते हैं, या जस्ट एक पॉलिटिकल उसके लिए या ईगो बचाने के लिए जो है वो इस पे मजबूर हो गए। अब ख़ुद इन जर्नलों का जो है, आप जो इसमें इन्वॉल्व थे उनकी आप बुक्स उठा के देखें कि किस तरह उनकी एक तरह की इन फाइटिंग चल रही थी। एक जनरल दूसरे के जी ये जी टिक्का खान का कसूर है, दूसरा फुरमान अली खान कहता है जी उसका कसूर है, तीसरा जो है जी उसका कसूर है। जनरल न्याजी जिसने हथियार फेंके खुद वहाँ पे लड़ते हुए, उसने वापस आके जो अपनी किताब लिखी उसने सब इनके सर डाल दिया। तो उसमें ये ऐसे लगता है कि जिसको अब हेडलेस चिकन कहते हैं ना, दे वर रनिंग लाइक हेडलेस चिकन्स, कि हम कर क्या रहे हैं, हमने लड़ना है आखिर दम तक, बांग्लादेश को बचाना है, इसको अलहदा करना है। यानी ये एक पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट जो है उनके अंदर जो है वो चल रहा था। क्लैरिटी नहीं थी कि हमारा मकसद क्या है, और फ़ौजें लेके वहाँ पे घुस गए जिसके नतीजे में ना तो वो पूरे तरीके से अपना जो पोटेंशियल है उसको यूज़ कर सके, और ना ही जो है वो पीछे हटने की पोजीशन में रहे, और अल्टीमेटली जाके उनको जो है हथियार फेंकने पड़े। लेकिन आपको हैरत ये होगी कि बाज़ दानश्वर इसको भी फतह का नाम देने की कोशिश करते हैं। जैसे हम 47 की वार कहते हैं जी हमने जीती थी, जो कि क्लियरली ज़ाहिर है हम देखते हैं अगर जीती थी तो कश्मीर आज भी उधर पड़ा है। जीतने का मतलब तो ये है ना कि आपके पास होता। 65 की जी हमने जीती थी, उसमें मैं समझता हूँ कि 65 की जो पूरी वार है इस पर अगर आप क्रिटिकली गौर करें तो सवाए नूर जान के गाने जो हमारे कल्चर का वो बन गए, उस वार का वाहिद फ़ायदा ये हुआ कि कुछ गाने हमको मिल गए कि मेरा ढोल सपाइया और वो जो है, अदरवाइज़ उस वार का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहते हैं जी वो वार भी हमने जीती थी। उसके बाद 71 की वार पे भी आप ये कह सकते हैं कि हमने जीती थी, जिसमें आपके 90,000 लोग जो हैं कैदी बन गए। 90,000 जो मिलिट्री मैन थे आपके वो प्रिजनर ऑफ वार बन गए। इतना बड़ा डिज़ास्टर हुआ, और आप इसकी जो ह्यूमन ट्रेजेडी है उसको ये टोटली रथलेसली जिस तरीके से ये उससे पहलू तय कर रहे हैं कि आदमी को इस पे रोना आता है कि आप ये देखें कि ये बहुत बड़े डिज़ास्टर में से एक था दुनिया की तारीख का, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये एक बड़ा डिज़ास्टर था। बांग्लादेश के लोगों की राय ये है कि 30 मिलियन लोग जो हैं वो इसमें जो है मारे गए। 30 लाख लोग, सॉरी 3 मिलियन। पाकिस्तान और इंटरनेशनल प्रेस जो है, इंटरनेशनल प्रेस जो उस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ ब्रिटिश प्रेस था, अमेरिकन, फ्रेंच प्रेस, उनका ख्याल है कि 500,000 तक लोग जो हैं मारे गए, जिसमें औरतें, बच्चे और आम सिविलियन शामिल थे। खुद पाकिस्तान के दानश्वर ये मानते हैं कि कम से कम 3 लाख आदमी जो है वो मारा गया। ये इतना बड़ा जो आप समझ लें कि ट्रेजिक थी। दूसरी जंग अजीम के बाद मिलिट्री का सबसे बड़ा सरेंडर जो है वो यहाँ पे हुआ कि 90,000 लोग हथियार फेंक के कैदी बन गए। इस पैमाने पे जो है वो आप यूँ समझ लें कि एक डिज़ास्टर हुआ। लेकिन उसको उसके बारे में जब ये लिखते हैं और जब ये बोलते हैं तो जी वो दरअसल मुक्ति बहानी का जी सारा था जी। गुंडे आप देखें जो लोग अपने वतन की आज़ादी की जंग लड़ते हैं और वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं और आप उनको गुंडे करार देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह अंग्रेज़ों के दौर में आपके मुख्तलिफ जो है जिस तरह लोग लड़ रहे थे आज़ादी के लिए तो उनको अंग्रेज़ गुंडे और बदमाश और चोर और उचके करार देते थे कि वही जो है मेंटालिटी वेस्ट पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठे हुए जो आपके मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनकी थी कि जी ये तो गुंडे, चोर, बदमाश और क्रिमिनल किस्म के लोग हैं, जेलों से भागे हुए हैं, तो इनके साथ जो है वो क्या मुज़ाकरात किए जाएँ, इनको मारो। और अयूब खान के, यहिया खान के हवाले से बहुत